नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल सीरीज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो ऑफर किया जा रहा सब्जेक्ट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ADE के नाम से भी जानते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है 3130907 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू चल रही है। तो ये टॉपिक यूनिट 3 में आपको AD सब्जेक्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे ट्यूटोरियल सीरीज के आने वाले वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे 741 नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्क्वायर वेव क्या है। तो दोस्तों, ये सिग्नल को हम स्क्वायर वेव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर थ्रू अगर आपको स्क्वायर वेव जनरेट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है विच मस्ट बी ऑपरेट इन द सैचुरेशन रीजन। मतलब सैचुरेशन रीजन मतलब प्लस माइनस V सैचुरेशन। ठीक है, जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो मस्ट बी ऑपरेट फोर्सफुली इन बिटवीन प्लस V saturation एंड नेगेटिव सैचुरेशन रिपीटेडली। ठीक है, जिनसे क्या होगा, आपका यहाँ पे स्क्वायर वेव आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सॉरी, सर्किट डायग्राम ऑफ स्क्वायर वेव जनरेटर। दोस्तों, मैं जब भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो प्लीज़ आप देखने की जगह उनको साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, जिनसे क्या होगा, अगर ये टॉपिक आपको GTU एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या होगा कि आपको साथ में सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की वजह से ये सर्किट मेमोराइज हो गई होगी और आप आराम से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा सर्किट डायग्राम साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा। ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे हम यूजिंग इनपुट रेजिस्टेंस R1 सिग्नल दे सकते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्लस VCC और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव VEE और यहाँ पे मिल जाएगा हमारा आउटपुट V0। यहाँ पे हम पोटेंशियल रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं और वेरिएबल रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, जो 20 किलो ओम पोर्ट का होना चाहिए। वैल्यू ऑफ द R कितनी यहाँ पे होनी चाहिए, 10 किलो ओम। दोस्तों, ये वैल्यू आपको कितनी फ्रीक्वेंसी बेस जनरेट करनी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको हाउ टू डिजाइन द स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी देखना चाहिए। तो इसके लिए हम लास्ट में एक एग्जांपल करेंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि हम कोई पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे कोई भी स्क्वायर वेव जनरेटर डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा कैपेसिटर एक्रॉस वोल्टेज है, जिसे हम VC कह देते हैं, वो क्या है, 0 है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे VC 0 मतलब हम यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारा इनपुट वोल्टेज कितना है, 0 है। और
इन दोनों का डिफरेंस क्या हम कहते हैं, VID, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर में एक टर्म देखी थी ऑफसेट और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज V00T। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, आप यहाँ पे तो जीरो वोल्टेज दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो V1 वोल्टेज है उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंशियल वोल्टेज जनरेट होगा और डिफरेंशियल वोल्टेज जनरेट होने की वजह से यहाँ पे आपको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज V00T मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये V00T किस किस पे डिपेंड है आपका, एक तो आपका R1 पे डिपेंड है और ये आपका R2 पे भी डिपेंड है। ठीक, और दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा VID है जिसे हम V1 माइनस V2 कहते हैं, ये मान लीजिए कि V2 है तो V1 हमारा यहाँ पे कितना है, एज इट इज रहेगा और V2 कितना रहेगा, 0 हो गया। तो हमारा जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है VID वो भी कितना रहेगा, V1 के इक्विवेलेंट होगा। तो आपका V00T वो भी जनरेट हो रहा है ड्यू टू द V1 वोल्टेज और आपका जो डिफरेंशियल वोल्टेज है वो भी जनरेट हो रहा है ड्यू टू द V1 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, ये V1 वोल्टेज छोटा सा है लेकिन ड्यू टू द हाई गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट विल बी द स्टार्ट टू ऑपरेट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मतलब आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा जिसकी वजह से आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा। ठीक है, अब ये आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, प्लस V सैचुरेशन जितना वोल्टेज मिलेगा। क्यों प्लस V सैचुरेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारी सर्किट क्या वर्क कर रही है, एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मिल की तरह सर्किट वर्क कर रही है तो आउटपुट में हमें कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, प्लस V सैचुरेशन। मान लीजिए कि ये V सैचुरेशन है आपका, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए यहाँ पे, प्लस VC के। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आपका यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्लस VC से इक्विवेलेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इससे आपका कैपेसिटर भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो इसका वोल्टेज 0 है लेकिन ये स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ पर तक स्टार्ट होगा, जब तक आपका V1 है वो V2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो V1 से V2 छोटा है तब तक तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब जैसे आपका V2 वोल्टेज क्या होगा, V1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन टू V1, तो आपका जो ये तो सर्किट आपका वर्क कैसे करेगा, एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका सर्किट स्विच ओवर हो जाएगा प्लस V सैचुरेशन टू द नेगेटिव V सैचुरेशन। ठीक है, और वो किसके इक्विवेलेंट होएगा, माइनस VEE। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब सर्किट आपकी आउटपुट यहाँ पे क्या है, माइनस V सैचुरेशन है, पहले क्या था, प्लस V सैचुरेशन था। तो अब क्या होगा, तो अब ये कैपेसिटर आपका वापस क्या होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक डिस्चार्ज होगा, तो जब तक आपका V2 वोल्टेज है वो किससे बड़ा होगा, माइनस V1 वोल्टेज से। ठीक है, तो माइनस V1 वोल्टेज से बड़ा हो जाएगा तो वापस आपकी सर्किट एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज है क्या हमारा, कैपेसिटर वोल्टेज है, और ये वोल्टेज क्या है हमारा, आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों अगर आपको समझ में ना ही आ रहा हो तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, हम वापस एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट कैपेसिटर वोल्टेज क्या है हमारा, 0 है। तो 0 है, इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम 0 वोल्टेज दे रहे हैं। सिमिलरली साथ में हम प्लस VCC और माइनस VE वोल्टेज भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 को हम दे रहे हैं। अब क्या होगा दोस्तों, ऑफसेट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलेगा V00T, किसकी वजह से,
जो यहाँ पे आपका स्मॉल, बहुत सा स्मॉल इनपुट वोल्टेज है, लेकिन उसकी वजह से भी आपको V0t मिल जाएगा। और वो किसके इक्विवेलेंट होगा? VID। और VID आपका किसके इक्विवेलेंट होगा? यहाँ पे V1 के इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा V2 तो 0 है ना, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या होगा, आपकी सर्किट एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगी। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगी तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। और कहां से स्टार्ट होगा? प्लस V सैचुरेशन से आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ में आपका ये कैपेसिटर है वो भी क्या हो जाएगा? चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक वो स्टार्ट होगा? जब तक कि आपकी कैपेसिटर की वैल्यू प्लस V वोल्टेज तक चार्ज होगी। जैसे ही आपकी वैल्यू प्लस V1 से ग्रेटर देन हो जाएगी तो अब क्या होगा? वापिस इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहां पे अब V1 माइनस V2 अब क्या है? ग्रेटर हो जाएगा ना। V2 ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट हमें V2 की वजह से मिलेगा। अब V2 की वजह से मिलेगा मतलब हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल सर्किट की वजह से हमें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वजह से हमें आउटपुट मिलेगा। तो आपका ओपेम क्या है? सडनली चेंज हो गया फ्रॉम प्लस V सैचुरेशन टू नेगेटिव सैचुरेशन। अब सिमिलरली आपका कैपेसिटर भी साथ में डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक डिस्चार्ज होगा? नेगेटिव V1 तक। और जैसे ही आपका V2 वैल्यू नेगेटिव V1 से ग्रेटर देन हो जाएगी तो आपकी सर्किट वापस स्विच ओवर हो जाएगी फ्रॉम नेगेटिव सैचुरेशन टू द पॉजिटिव सैचुरेशन। और ये कंटिन्यूसली रिपीटेड होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ऐसे यहाँ पे स्क्वायर वेव आउटपुट मिल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे हमारा V1 कितना मिलेगा हमें? R1 प्लस R2 ड्यू टू द प्लस V सैचुरेशन। और अगर हम V2 की बात करें तो V2 कितना मिलेगा? R1 प्लस R2 नेगेटिव V सैचुरेशन। और अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, R1 प्लस R2 इन मोड V सैचुरेशन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर आपकी सर्किट एज ए पॉजिटिव सैचुरेशन में ही वर्क कर रही है तो प्लस V सैचुरेशन मिलेगा। अगर आपकी सर्किट नेगेटिव सैचुरेशन में ही वर्क कर रही है तो नेगेटिव V सैचुरेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी हम टाइम पीरियड की बात करें, जो आपका वेव फॉर्म है इसका टाइम पीरियड, ठीक है, इसका टाइम पीरियड T। तो वो आपका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिलेगा आपको? T इज इक्वल टू 2RC लोगेरिथम 2R1 प्लस R2 अपॉन R2, ठीक है दोस्तों। और अगर हम आपकी स्क्वायर वेव जो हमें मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, F, तो क्या हो जाएगी? 1 अपॉन T। तो सिमिलर 2RC इन 2R1 प्लस R2 अपॉन R2, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। सो दोस्तों यहाँ पे आपका T इंडिकेट करता है क्या? टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म, और F इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है F, इट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द RC टाइम कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द R1 एंड द R2। और इफ वी कंसिडर the value of the R1 and R2 in such a relation, R2 is equal to 1.6 R1, then your F is depend on the only RC का टाइम कांस्टेंट, ठीक है। मतलब
अगर हम ये रिलेशनशिप यहाँ पे पुट आउट कर लेते हैं तो हमारा जो f है फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म विच विल बी द डिपेंड्स ऑन द 1/2RC। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हो गया आपका स्क्वायर वेव जनरेटर यूजिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर आपको आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में आपका कोई भी पोर्शन पे डाउट सोल्व कर सकूं। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज ऑल्सो शेयर टू द योर फ्रेंड सर्कल।